Good afternoon to all of you. Today is my third lecture of agronomy. Today will be discuss about wheat cultivation, गेहूं की खेती। तो आप सभी का द नॉलेज प्लाजा में तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं गेहूं की खेती। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम और इसकी जो फैमिली है वो पोएसिया और क्रेमनी। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है वो 42 पाया जाता है और इसका जो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान जो साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है वो 12 से 15% पाया जाता है और इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 70 से 72% पाया जाता है। गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 3n। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्रोमोजोम नंबर 2n = 42, लेकिन ये जो भ्रूणपोष होता है वो 3m त्रिगुणित होता है। इसमें क्रोमोजोम नंबर जो पाया जाता है क्रोमोजोम की जो संख्या पाई जाती है वो 63 होती है। गेहूं जो है C3 सेल्फ पॉलिनेटर एंड लॉन्ग डिप्लांट है। गेहूं का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन जो होता है वो चीन में होता है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर भारत में है। अगर इसकी उत्पादकता गेहूं की विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की, तो यूनाइटेड किंगडम यूके। आप लोग यूके मीन्स उत्तराखंड मत समझिएगा, यूके मीन्स होता है यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन में है। ठीक है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन होता है। अगर भारत में गेहूं की सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उत्पादकता, आपने पढ़ा भारत में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में है, ना कि उसकी उत्पादकता। इसकी जो उत्पादकता है गेहूं की सर्वाधिक वो है पंजाब में। और गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम स्पाइकलेट कहते हैं। गेहूं के दाने को कर्नेल कहते हैं। गेहूं के दाने ऑब्लिगी फल का जो प्रकार होता है कैरियोप्सिस होता है। गेहूं में जो बौनेपन का कारण होता है वो नॉरिन-10 होता है। नॉरिन-10 जो होता है गेहूं के डॉर्फनेस का कारण होता है, क्योंकि जो गेहूं शॉर्ट डॉर्फ होते हैं उसके लिए नॉरिन-10 रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉरिन-10 गेहूं में सुपर गेहूं की उदाहरण जो है एस नागराजन ने दी थी। गेहूं का जो कटाई सूचकांक जो होता है वो 40 से 45% होता है। कटाई सूचकांक को इंग्लिश में हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स जो टर्म दिया था वो डोनाल्ड ने दिया था 1962 में। गेहूं में सेलिंग प्रतिशत जो होता है वो 60% होता है और गेहूं की एक बाली में अधिकतम जो दाने होते हैं वो 50 से 60 होते हैं। गेहूं की बाली जो होती है, जैसे आपने देखा होगा गेहूं की जो बाली होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिग जग जैसी संरचना बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं। मैक्सिकन गेहूं में दाने और भूसे का जो रेशियो होता है अनुपात जो होता है 1:1.5 1.5 होता है, 1:1.5। अगर यही उल्टा पूछ लेता है कि मैक्सिकन गेहूं में भूसे और दाने का अनुपात कितना होता है तो आप क्या लगाएंगे, तब 1 से 1.5 नहीं लगाएगा, तब लगाएगा 1.5 से 1, जस्ट अपोजिट। अंतरा सस्यन या इंटरक्रॉपिंग में गेहूं में सरसों के बीच लाइनों का जो लाइनें बनी होती हैं उनके बीच का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है उनके बीच में, गेहूं में सरसों के बीच लाइनों का जो रेशियो होता है वो होता है 9 रेशियो आपकी गेहूँ, मतलब जो 9 लाइनें होंगी आपकी गेहूं की होंगी और 1 लाइन आपकी सरसों की होगी। मैक्सिकन गेहूं के जो होता है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है और देसी गेहूं का अम्बेर टाइप होता है। गेहूं के ऊपर गेहूं की जो प्रजातियां होती हैं जैसे कॉमन ब्रेड व्हीट या मैक्सिकन डॉर्फ, दोनों सेम ही है। कॉमन ब्रेड व्हीट को भी मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। यह भारत में 87% क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और इसका जो प्रयोग किया जाता है चपाती बनाने के लिए। उसके बाद सेकंड पर आता है मार्कोनी या ड्यूरम व्हीट। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है 228 होता है और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। भारत में इसकी खेती जो होती है 12% क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और इसका प्रयोग होता है सूजी, मैदा या सेवइयाँ, जिसको सेवई कहते हैं, वो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर आता है इमर व्हीट ऑब्लिक क्लब व्हीट। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम डाइकोकम।
भारत में इसकी खेती केवल 1% क्षेत्रफल पर ही की जाती है और इसका प्रयोग होता है उपमा बनाने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि जैसे साउथ इंडिया में उपमा लोग बनाते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस गेहूँ का। इंडियन डॉर्फ फ्रूट का जो बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठंडी एवं नम जलवायु के लिए, इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आई मीन वनस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी एवं नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और दाना पकने के समय आई मीन मेच्योरिटी के स्टेज में या दाना पकते समय जो भी है उसके लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसको अधिकतर 5 सेंटीमीटर, इसका जो गेहूँ होता है 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। इसकी कुछ प्रजातियाँ, जैसे इसकी पहली संकर हाइब्रिड प्रजाति जो संकर प्रजाति हाइब्रिड वैरायटी इसकी है हाइपोरिक्स 007। और इसकी जो म्यूटेंट वैरायटी या उत्परिवर्तित प्रजाति जो है वो है सरबती सोनारा एंड पू मतलब होता है पूसा लरमा। और इसके सिंगल जीन वैरायटी जो होती है, एक जीन ही प्रजाति है लरमा रोजो 64 गिरिजा एंड सोनालिका। सोनालिका जो होती है वो कर्नाल बंड के वक्त रेसिस्टेंट होती है, आई मीन प्रतिरोधी या अवरोधी जो भी समझें आप। और सिंगल जीन वैरायटी होती है, उनकी जो बुआई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर पर इनकी बुआई की जाती है। डबल जीन वैरायटियाँ जो होती है 2 जीनी प्रजाति, उनकी बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। और इसकी जो वैरायटियाँ होती हैं कल्याण सोना, जो कि जितने भी गिरोही लगते हैं पीली भूरी काली सभी के प्रति ससेप्टिबल होती है। और सेकंड पर आता है अर्जुन। अर्जुन को HD 2009 कहा जाता है, जो कि 24D के प्रति ससेप्टिबल होती है। और थर्ड है प्रताप। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिपल जीन वैरायटी, त्रिजीनी प्रजाति। त्रिजीनी प्रजातियाँ जो होती हैं उनकी बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर पर करते हैं। और इसकी जो कुछ वैरायटी जैसे संगम, लाल बादशाह, हीरा, मोती, जवाहर और कुछ अन्य प्रजातियाँ भी हैं जैसे सुजाता, कुंदन, मेघदूत। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले इसकी फेमस वैरायटी वो है पूसा गोल्ड। किसकी वैरायटी है? सभी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि पूसा गोल्ड और पूसा गोल्ड। पूसा गोल्ड जो है वो सरसों की वैरायटी है और पूसा गोल्ड जो है वो आपकी गेहूं की वैरायटी है, आई मीन प्रजाति है। फिर उसके बाद पूसा मूल्य और सीएसए द्वारा कुछ भी वैरायटी डेवलप की गई जैसे शताब्दी, अटल, हलना, न्यूशेखर। चलिए पढ़ते हैं। गेहूं में सबसे अधिक प्रोटीन वाली प्रजाति कौन सी है? वो है मालवीय, जिसमें 15% से भी अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और सेल्जा वैरायटी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ये जो होता है ये शरद ऋतु में मतलब जैसे ठंडी जगहों पर उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है सैलजा। फिर C306 जो कि चपाती बनाने के लिए परफेक्ट होती है। इसके लिए गेहूं के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसका जो बेसिक टेम्परेचर होना चाहिए वो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन औसतन तापमान होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कि वृद्धि और विकास के लिए जो भी है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान परफेक्ट होता है। इसकी बुआई हम कब करते हैं? कि बुआई का जो समय होता है फर्स्ट फॉरनाइट ऑफ नवंबर, आई मीन नवंबर का प्रथम सप्ताह। नवंबर के प्रथम सप्ताह से हम गेहूं की बुआई स्टार्ट कर देते हैं। अगर रेनफेड कंडीशन है जमीन जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है वहाँ पर हम 10 से 15 अक्टूबर से ही गेहूँ बोना चालू कर देते हैं। इसकी सीड रेट क्या होती है? अगर सामान्य बुआई है तो जैसे एवरेज जो होता है वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको मतलब एवरेज सभी में 100 किलोग्राम, अगर कॉमन देखा जाए तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है बीज गेहूँ की बुआई के लिए। और छिटकाव विधि से अगर करते हैं तो 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गेहूँ की बुआई जैसे पछेती बुआई के लिए गेहूँ की सीड रेट कितनी होनी चाहिए? BHU में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूँ की पछेती बुआई के लिए सीड रेट कितनी होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपको 80 से 100 या 100 नहीं लगाना है, टिक नहीं करना। आपको वहाँ पर 120 को ऐसा आंसर दिया रहेगा 80 से 100, 100 दिया रहेगा, फिर 40 से 50 और 120 से 125। तो आपको वहाँ पर 120 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है पछेती बुआई के लिए गेहूँ के। तो वहाँ पर आपको 120 से 125 टिक करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल द्वारा अगर बुआई करते हैं तो 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। अगर डिबलर द्वारा करते हैं तो यही 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। बुआई की विधि मतलब किन किन विधियों द्वारा हम गेहूँ की बुआई कर सकते हैं? तो पहली विधि है फर्व विधि। फर्व का जो फुल फॉर्म होता है फरो इरीगेटेड
रेज्ड बेड, जो कि करनाल हरियाणा द्वारा डेवलप की गई है। और सेकंड विधि आती है कैरा विधि। कैरा विधि में क्या होता है कि हल के द्वारा कूंड बनाई जाती है और उसमें कूंड जो बनती है उसमें हम हाथों द्वारा सीड को बोते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैरा विधि। और पोरा विधि क्या होती है, हल में ही एक फनल लगाया रहता है, फनल में ही हम सीड को भर देते हैं और जब कूंड बनती जाती है तो उसमें जो फनल द्वारा सीड अपने आप गिरता जाता है, तो इसको हम कहते हैं पोरा विधि। ये दोनों जो होता है गेहूं में की जाती है और फर मेथड भी गेहूं में ही अप्लाई होता है। इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 25 × 5 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होती है। और सिंचाई की कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट जो आपका CR स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये जो होता है 21 से 25 दिन पर शुरुआत होता है, मतलब बुआई के 21 से 25 दिन पर क्रिटिकल रूट इनिशिएशन पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। ये मतलब क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की। फिर ये भी पूछा जाता है कि गेहूं की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, तो आप हमेशा लिखिएगा शिखर जड़ बनते समय, अगर हिंदी में दे रहा, या ताजमूल बनते समय हिंदी में। अगर इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में आप सामने लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा रहता है CRI स्टेज या क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। और इस विधि की जो खोज की थी डॉक्टर RBL भारद्वाज ने की थी। उसके बाद सेकंड जो आती है ट्रिलिंग स्टेज, उसमें हम 40 से 45 दिन पर बुआई के बाद जो होता है सिंचाई करते हैं। फिर लेट ज्वाइंटिंग, DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के इतने दिन बाद। लेट ज्वाइंटिंग, गार्ड बनते समय 60 से 65 डेज आफ्टर सोइंग। फिर चौथा फ्लावरिंग ऑब्लिक बूटिंग स्टेज, जिसमें 80 से 85 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। फिर मिल्की स्टेज आता है दुग्धावस्था पर, उसमें 100 से 105 डेज आफ्टर सोइंग दिन के बाद सिंचाई करते हैं। फिर टफ स्टेज दाना पकते समय, उसमें 115 से 120 दिन के बाद हम सिंचाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ड्रॉट एरिया होता है, वहाँ पर केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध होती है, तो उसमें हम CRI स्टेज पर ही सिंचाई करते हैं। और कभी कभी अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो हम CRI स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए हमें, अगर दो सिंचाई उपलब्ध है तो। और इसमें अब आ जाते हैं फर्टिलाइज़र, कितना हमें NPK देना पड़ता है। तो अगर फर्टिलाइज़र हमें जो होता है 125 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन देना पड़ेगा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कभी कभी ये रेशियो नहीं रहता, तो इसमें ये दिया रहता है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस है, पोटास जो होता है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद हम पढ़ते हैं खरपतवार बीट। गेहूं का मामा तो आप जान ही रहे होंगे, सबसे डेंजरस खरपतवार है गेहूं का। इसको नकलची खरपतवार या गुल्ली डंडा या फिर मिमिक्री बीड भी कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है फैलेरिस माइनर। इसकी रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान की 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। पहले इसका रोकथाम जो होता है आइसोप्रोटेरान के द्वारा किया जाता था 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बट क्या हो गया कि इसका यूज करते करते जो है गेहूं का मामा इसके प्रति रेसिस्टेंट हो गया, या गेहूं का मामा इसके प्रति रेसिस्टेंट हो गया। अगर हम उसमें आइसोप्रोटेरान यूज कर रहे थे गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए, तो वो क्या करता था, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो अब क्या किया जा रहा है कि इसके नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जा रहा है। और ये किसने बताया कि गेहूं का मामा आइसोप्रोटेरान के प्रति रेसिस्टेंट हो गया है, ये बात डॉक्टर R.K. मलिक ने बताई थी, जो कि करनाल हरियाणा के रहने वाले थे। गेहूं के मामा का जो टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम, और गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है। इसमें कुछ रोग लगते हैं, जैसे पीली गिरोई रोग, जिसको स्ट्रोप्लास्ट भी कहा जाता है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको शॉर्ट में CO भी लिखा जाता है। CO मीन्स काजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। और भूरा गिरोई रोग, जिसको लीफ रस्ट कहा जाता है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। काली गिरोई रोग, जिसको स्टेम रस्ट भी कहा जाता है, या इसको किलर डिजीज ऑफ वीट भी कहा जाता है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है पैक्सीनिया ग्रैमिनिस फर्मा स्पेशली ट्रेटिसाई। और चौथे नंबर पर आता है करनाल बंट, जिसको कैंसर ऑफ वेट भी कहा जाता है। जैसे करनाल बंट और कंडोर रोग, ये पूछा जाता है कि करनाल बंट किस में लगता है, किसके द्वारा लगता है, और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, कंडोर रोग किसके द्वारा लगता है, और इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है। करनाल बंट जो होता है, इसका जूलॉजिकल नेम होता है निबोसिया इंडिका, जो कि कवक द्वारा लगता है। और इसकी खोज मतलब इसको सबसे पहले 1931 ईस्वी में करनाल हरियाणा में सबसे पहली बार देखा गया था, जिसको डॉक्टर मित्रा ने सर्वप्रथम
देखा था। और कंडवा रोग जो होता है उसको इंग्लिश में लूज स्पॉट भी कहा जाता है। ये कॉक द्वारा लगता है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है अस्टिलेगो न्यूडाटिसाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेहू रोग। सेहू रोग जो होता है वो उसको ईयर कोकिल डिजीज भी कहा जाता है। और सेहू रोग जो होता है केवल निमेटोड या केवल बैक्टीरिया के द्वारा नहीं लगता, ये दोनों के द्वारा मतलब दोनों को मिला के लगता है। जैसे निमेटोड के द्वारा भी और बैक्टीरिया के द्वारा, दोनों के द्वारा ही लगता है। तो जो निमेटोड इसको अफेक्ट करता है वो है एनग्यूना ट्रिटिसाई। निमेटोड को सूत्रकृमि, मैंने पहले ही बताया कि निमेटोड को सूत्रकृमि कहा जाता है, बैक्टीरिया को जीवाणु। और बैक्टीरिया जो होता है वो क्लेबीबैक्टर स्पीसीज, मतलब क्लेबीबैक्टर की कोई भी स्पीसीज हो सकती है, इसमें लगता है। और एनगुना ट्रिटिसाई की खोज जो है नीधम ने की थी 1743 में। केवल एनगुना ट्रिटिसाई जो कि निमेटोड है उसकी खोज की थी, ना कि बैक्टीरिया की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें कौन कौन सा कीट लगता है सर्वप्रथम तो हम पढ़ेंगे गुजिया बीवल। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है टैनिमिका सिंडिकस। इसमें दीमक भी लगता है जिसका जूलॉजिकल नाम है ओडोंटोटर्मिस ओवेसस। और हरित क्रांति के समय प्रभावशाली रहने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी थी? ये मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गेहूं हरित क्रांति के समय कौन सी गेहूं की प्रजाति जो कि बहुत इफेक्ट की, मतलब बहुत प्रभावशाली रही थी। उस वैरायटी का नाम है SD 2329। SD मीन्स हाइब्रिड दलहई। गेहूं के दाने में भंडारण के समय नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? गेहूं के दाने को अगर हम भंडारण कर रहे हैं तो कितना % नमी होनी चाहिए? 10 से 12%। और अगर उसकी कटाई करना है तो उसमें 25 से 30% नमी होना आवश्यक है। और गेहूं की उपज कितनी होती है? वो तो जितनी राइस की होती है उतनी गेहूं की होती है, 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। DWR का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च, या अब IIWVR डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर करनाल और हरियाणा में है, करनाल हरियाणा। और IIWVR का नया नेम हो गया है DWR, डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च। तो इसके साथ साथ हम IIWVR भी पढ़ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ ये है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में। ओके, थैंक यू। और जाते जाते वक्त यही बोलूँगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।